Everybody and welcome back to SK1AKS, and today what we are going to talk about is relativity. Basically, relativity in physics, actually there are, if I say, three theories of relativity. First of all, there's the Galilean relativity, जो कि गैलीलियो गैलीली के टाइम में यूज किया जाता था एंड जो कि गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था. Then there are two of Einstein's theories of relativity, the first being the special theory of relativity, and उसके बाद एक modified and updated version, that was the general theory of relativity. Well, since सर आइजैक न्यूटन ने जो भी हमारी theories दी थी इस यूनिवर्स को explain करने के लिए, it was found कि ये सारी theories actual में इस यूनिवर्स को completely explain नहीं कर सकते, and then there came the need of a new kind of relativity. जो गैलीलियन रिलेटिविटी थी वो बेसिकली न्यूटनियन लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग थी. दैट इज द थिंग, जस्ट रिलेटिव मोशन एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द टाइम इज एब्सोल्यूट एंड स्पेस इज एब्सोल्यूट वाले कंसेप्ट्स. लेकिन क्या हुआ फिर कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि न्यूटनियन फिजिक्स इजंट कंप्लीट ट्रू. ये जो सर आइजैक न्यूटन ने लॉज दिए थे लाइक अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, उन्होंने बोला कि मोशन रिलेटिव है, मतलब लाइट्स की स्पीड भी रिलेटिव होने चाहिए. तो इफ यू आर मूविंग फास्ट इनफ यू कैन कैच अप विद द लाइट एंड लाइट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी फॉर यू. एंड दैट इज द थिंग कि न्यूटन ने यूज किया था द कंसेप्ट कि टाइम इज एब्सोल्यूट एंड स्पेस इज एब्सोल्यूट. लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आई, दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशंस, वहां पे दिखाया गया कि एक्चुअल में लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट अ सर्टेन फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड एंड दैट इज 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड. लेकिन मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी, मैक्सवेल के जो इक्वेशंस थे, वो ये नहीं बता रहे थे दिस स्पीड इज अ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. तब वहां पे थ्योरी आई उस मोमेंट पे कि हो सकता है हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसा पूरे यूनिवर्स में सब्सटेंस हो जिसके थ्रू लाइट खुद ट्रैवल करती है, एंड दैट काइंड ऑफ मटेरियल वाज नेम्ड टू बी ईथर, कि लाइट ईथर के थ्रू ट्रैवल करती है. एंड फिर देयर वाज गिवन द थ्योरी कि ये जो मैक्सवेल्स के इक्वेशंस ये स्पीड ऑफ लाइट प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ईथर के रेस्पेक्ट में है, वरना इफ द कंसेप्ट ऑफ ईथर वुडंट बी गिवन देन इट वुड ओनली मीन कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट टू ऑल ऑब्जर्वर्स, मतलब relative motion का concept is getting broken down right here. So Newtonian physics is broken down. So scientists somehow found a way to save Newtonian physics. And ऐसा usually होता भी है कि whenever we have a real powerful tool, real powerful theory जिसने अभी तक सारे experimental tests pass किए, and then there is some kind of theory or some new observation, some new law or equation जो कि इस theory को oppose करता है. So somehow we try to introduce new concepts जो कि इस theory को defend करेंगे, because we have a lot of trust and faith in that theory, as scientists actually did in Sir Isaac Newton and Sir Isaac Newton's की theories. Well, but still no hate to Sir Isaac Newton. Instead, I still consider Sir Isaac Newton to be the greatest physicist of all time, the greatest physicist that mankind and humankind has ever seen. क्योंकि उन्होंने उस time में ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की, लाइक द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन, द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वेरियस मोर थिंग्स लाइक दैट. एंड स्पेशली बीइंग देयर अबाउट हाउ रेनबोज आर एक्चुअली फॉर्म, कि इन्हें प्रिज्म के थ्रू भी फॉर्म किया जा सकता है. सनलाइट इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन इन 7 कलर्स. तब क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ ईथर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल टिल माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. अगर ether is all around in our universe, तब normal objects should also move through ether, right? इसका मतलब तब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि एडवर्ड मोरले, who was a chemist, and Albert Michelson, who later on became the first Nobel Prize winning physicist from America, उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया. एक्चुअली आई वुडंट कॉल इट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट एट वेरियस सीजन्स एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज दे मूव थ्रू द ईथर. आई विल नॉट गो इन वेरी मच डिटेलिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ. लेकिन उन्हें क्या मिला कि एक्चुअल में द स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट तभी भी आ रही है रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर्स. दैट वाज व्हाट दे फाउंड. Then again, there was confusion and conflict that had arrived कि
मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर्स, सो हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ ईथर सेविंग एक्चुअली न्यूटनियन फिजिक्स? तो यहाँ पे पहले मैक्सवेल्स ने जो इक्वेशंस दिए थे, इज इट दैट देयर इज नथिंग लाइक ईथा, कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम कांस्टेंट 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर्स, और इज देयर स्टिल some kind of concept that can explain this kind of occurrence? So many physicists later on tried to save Newtonian physics, and कुछ physicists ने कुछ changes किए, like हेनरी पॉइंकेयर एंड लॉरेंस ने अपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस दिए थे, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल डिस्कवरी। लेकिन एक दिक्कत आई कि जो लॉरेंस थे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस दिए जिन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस को रिप्लेस कर दिया, लेकिन वो इन इक्वेशंस के बिहाइंड का रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। उन्हें मिला कि अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर्स कांस्टेंट रखना है, तो मुझे बस क्या करना है कि जो ऑब्जर्वर्स मूव करेंगे उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में उनकी लेंथ छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, एंड इफेक्ट कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एंड वो जो ऑब्जर्वर होगा उसकी रेट ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक भी स्लो कर जाएगी, दैट इज टाइम उस ऑब्जर्वर के लिए स्लो हो जाएगा कंपेयर टू अदर ऑब्जर्वर्स स्टेशनरी एट रेस्ट, एंड दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज नेम्ड एज time dilation. And everything in this was correct कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस were correct actually, लेकिन लॉरेंस कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि हो क्यों रहा है, ये कौन सी काइंड की फोर्स है जो कि बॉडीज को कॉन्ट्रैक्ट करती है, या फिर ये इफेक्ट कैसे अराइज करता है कि टाइम डायलेट हो जाता है। एंड फाइनली there arrived the research paper on the electrodynamics of moving bodies in 1905, published by an unknown clerk at Swiss Patent Office in Berlin. That was Sir Albert Einstein. And ये जो research paper था on the electrodynamics of moving bodies, this was a true outstanding discovery. This completely changed physicists' opinion on how they would view the universe, rather than the old Newtonian models जहाँ पे time was considered to be absolute, space was considered to be absolute, एंड स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव। न्यूटन ने क्या किया था कि उन्होंने टाइम का कंसेप्ट एब्सोल्यूट लेके एक कंक्लूजन डिराइव किया कि स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव है। व्हाट आइंस्टाइन डिड वाज कि ही टुक द स्पीड ऑफ लाइट टू बी एब्सोल्यूट, उन्हें लगता था कि स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है, एंड देन ही फाउंड टाइम इज रिलेटिव एंड इवन स्पेस इज रिलेटिव। Well, उस टाइम सर एल्बर्ट आइंस्टाइन he was not in a real good condition even financially, and he was not able to concentrate very well on physics. Even at that time he had many family problems and all, but still he published that research paper and he got worldwide fame after that research paper. Special theory of relativity, or simply calling it special relativity, classical Newtonian models को replace करके it introduces some new concepts. एंड आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन भी किया अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन कि लेंथ किसी ऐसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट दिस इज जस्ट द वे दैट स्पेस एंड टाइम बिहेव, क्योंकि स्पेस रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव है, एंड दैट इज द रीजन विल सी द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड। एंड आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पे उन्होंने एंटायर उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड थी। जो पहला पोस्टुलेट था वो था कि जितने भी नेचर के लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। टू बी टॉकिंग अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वेल, सिंपली नॉर्मली डिफाइनिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू कैन कंसिडर जस्ट एन ऑब्जर्वर और समथिंग, यहाँ पर जहां से एक ऑब्जर्वर कुछ भी देखता है। व्हेन वी आर गोइंग इन डीप मैथमेटिकल फिजिक्स, देन दिस you might find that this isn't that satisfying kind of definition, but normally talking theoretically this is what we can easily see. And अगर inertial frame of reference की बात करें, यानी कि एक ऐसा frame of reference जो कि या तो completely rest पे है या फिर motion में है with constant speed and the same direction, वो accelerate नहीं करेगा, मतलब वो अपनी speed increase decrease change नहीं करेगा, direction of motion change नहीं करेगा। तो आइंस्टाइन ने बताया कि सारे इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फिजिक्स हमेशा सेम होते हैं। एंड व्हाट एल्स ही टोल्ड वाज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी कि स्पीड ऑफ लाइट भी हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है।
एंड इन दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पे उनकी एंटायर स्पेशल रिलेटिविटी बेस्ड है. ही टोल्ड कि सिंस स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव, व्हाई दे आर एक्चुअली रिलेटिव, क्योंकि नेचर स्पीड ऑफ लाइट को एब्सोल्यूट बनाना चाहती है, जिसकी वजह से स्पेस और टाइम रिलेटिव हो जाते. यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी एक्चुअली काइंड ऑफ, यू में से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि दे आर शॉर्टर देन दे आर स्टेशनरी, एंड उनके लिए जो रेट ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक्स होती है दैट इज इन अ वे, जो टाइम होता है वो खुद स्लो हो जाता है. दैट वाज हाउ आइंस्टाइन डिफाइंड दैट मोशन अफेक्ट्स स्पेस एंड मोशन अफेक्ट्स टाइम. And after his special theory of relativity, in a fifth research paper that year, he gave an afterthought to the special theory of relativity. That was E equals mc square, यानी कि एनर्जी मास इक्विवेलेंस. वहां पे आइंस्टाइन ने क्या बताया कि मैटर और एनर्जी एक्चुअल में यू कैन कॉल देम टू बी इक्विवेलेंट, दे आर द सेम थिंग्स, दे आर द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. कि एंड दैट इज द रीजन कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले थ्योरी से कि देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास. एनर्जी को कभी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मास को कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. बट व्हाट आइंस्टाइन सेड कि एक्चुअल में दे कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनर्जी क्रिएट होगी, या फिर एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड मास क्रिएट हो जाएगी. लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन always remains the same constant value in our universe. And not talking much about E equals mc square, let's go where another conflict arised. फिर क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने देखा कि उनकी स्पेशल रिलेटिविटी में what he found was about motion, about space, about time, even about the speed of light, but there was something that was missing, and that was important and necessary, and that was gravity. Sir Isaac Newton ने before centuries earlier ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला दिया था, एक इक्वेशन दिया था डिस्क्राइबिंग सारी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करती हैं. एंड उन्होंने इवन स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बता दी बाय हिज सिंपल इक्वेशन F इक्वल्स G टाइम्स m1 m2 ओवर r स्क्वायर. लेकिन आइंस्टाइन को क्या लगा कि ये जो न्यूटन की थ्योरी है ना, ये स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है. That was what actually Einstein found. You can call it this way, since there are many conflicts arising. अगर हम इस equation and special relativity के equations को compare करें, you can also call it this way कि यहाँ पे जो force है ये inversely proportional to the square of distance between both the objects. लेकिन अगर हम different frames of reference से देखें, ये distance different हो जाएगा, length contract हो सकती है, right? If we are seeing all this thing from a moving frame of reference, तो आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. तब इस केस में द लेंथ विल बी शॉर्टर, डिस्टेंस विल बी शॉर्टर, फोर्स शुड बी हायर. तो क्या डिफरेंट अमाउंट की फोर्स है? दैट इज आल्सो अनदर कॉन्फ्लिक्ट. कि आइंस्टाइन ने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस इस पूरे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से हायर रेट से नहीं ट्रैवल कर सकती. लेकिन जो न्यूटन की थ्योरी थी, से यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स हियर एंड आपने एक को सेपरेट कर दिया एट अ डिस्टेंस नॉट r बट 2r, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी. बट आइंस्टाइन डिड नॉट रियली लाइक दिस काइंड ऑफ आइडिया. So 10 years after publishing his special theory of relativity, after tedious amount of work, he finally found the general theory of relativity, which was a more satisfying theory and which is still called to be one of the most successful theories we have in physics alongside with quantum mechanics. Well, general theory of relativity, आइंस्टाइन ने क्या बताया कि स्पेशल रिलेटिविटी तो एक स्पेशल केस था. That's the reason you call special relativity. While he was actually discovering the general relativity, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को, who was also a physicist, एक लेटर में लिखा था. When he was trying to solve the gravity problem, he described about it, and then even in that letter, what he named, he compared to the this problem. If we are comparing the original relativity to this problem that I am solving, so original relativity, which he meant special relativity, is a child's play. That was what he called. And अगर सच में हम special relativity के equations को general relativity से compare करें, so special relativity is a real child's play before the general relativity.
कि स्पेशल रिलेटिविटी में वी कैन सी नॉर्मल अलजेब्रा एंड ऑल, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में यू विल फाइंड द काइंड ऑफ मैथ्स दैट अ फिजिसिस्ट नेवर लाइक्स एंड नॉट इवन आइंस्टाइन लाइक्ड इट। कि जब वो अपनी जनरल रिलेटिविटी डिस्कवर कर रहे थे ड्यूरिंग ऑल दैट प्रोसेस, देन ही हैड टू गो थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ मैथ्स जो कि सारे फिजिसिस्ट नहीं समझ सकते एंड किसी फिजिसिस्ट को नहीं पसंद है, अबाउट डिफरेंशियल ज्योमेट्री। And Einstein also didn't like the concept and ideas of this kind of branch of mathematics. But what Einstein saw, this is the only kind of mathematics that can explain his theories. So he had to actually use differential geometry. बाद में क्या हुआ, Einstein used it and he entirely made the theory complicated. But it still can be described in theoretical say frameworks. Well, special relativity के बाद जब आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी डिस्कवर किया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में क्या है ना, कि जो मैंने स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट दिया विच आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट, रादर दे आर रिलेटिव टर्म्स। स्पेस एंड टाइम कंबाइन हो जाते हैं, स्पेस और टाइम तो एब्सोल्यूट है लेकिन इनकी एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज स्पेस टाइम, एंड ये एब्सोल्यूट टर्म है, दिस इजंट रिलेटिव। कि स्पेस रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव है, इनकी कॉम्बिनेशन एक एब्सोल्यूट टर्म है, एक सिंगल स्पेस टाइम जो कि इस यूनिवर्स में सारी बॉडीज शेयर करती हैं, सारे ऑब्जेक्ट सारे ह्यूमंस शेयर करते हैं। द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, इस पूरे यूनिवर्स में दैट इज अ सिंगल फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, सारे ऑब्जेक्ट्स इसी फैब्रिक पे रखे हुए हैं। Why is there a gravitational force arising? Well, let me tell you कि जब आइंस्टाइन was reading through Sir Isaac Newton's Principia, then he found कि न्यूटन को भी नहीं पता था ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है। न्यूटन ने एक इक्वेशन बता दी है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट न्यूटन एक्चुअली couldn't tell the mechanism behind it and Newton left it in his own words to the consideration of my readers. तो आइंस्टाइन डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि जो स्पेस टाइम की बात मैं कर रहा हूं सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी मैटर या फिर एनर्जी इस स्पेस टाइम को कर्व कर देता है, वार्प कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स इस कर्व रीजन या फिर वार्प रीजन में मूव कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है उस ओरिजिनल बॉडी की टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई ऐसा मिस्टीरियस फोर्स नहीं है जो कि दैट इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक्ट कर रहा है एंड देयर इज वैक्यूम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, रादर इट इज नथिंग जस्ट लाइक अ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ एक काइंड का वार्पिंग है ऑफ स्पेस टाइम, सारे ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वार्प करते हैं एंड दैट इज वार्प करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट इज व्हाट सर आइजैक न्यूटन कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस चीज को सर आइजैक न्यूटन ने एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था, आइंस्टाइन डिफाइंड द सेम कंसेप्ट एज द वार्पिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड उन्होंने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस दिए व्हिच रिलेट अबाउट द वार्पिंग ऑफ स्पेस टाइम, हाउ मच स्पेस टाइम इज वार्प्ड ड्यू टू मैटर एंड एनर्जी, एंड दीज इक्वेशंस आर नोन टू बी करेक्ट far more than Sir Isaac Newton's equations and they are more precise and accurate. And along with that, Einstein told कि जैसे motion affects the dilation of time, the flow of time, gravity also affects the flow of time. Then Einstein told कि जिन regions में gravitational force high होती है, which I mean कि जिन regions में warping of space time high होता है, उन regions में time स्लो रेट से फ्लो करता है, दैट इट अराइजेस अगेन टाइम डायलेशन। जिन रीजन्स में ग्रेविटी यानी कि वार्पिंग ऑफ जो स्पेस टाइम होगा वो कम होगा, उन काइंड के रीजन्स एंड एरियाज में टाइम हायर रेट से फ्लो करता है। दैट वाज व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड एंड जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्टेड मैनी काइंड्स ऑफ सच सर्टेन काइंड्स ऑफ behaviors that can not be actually explained by Newton's theory of gravity or Newton's laws of motion. Like objects like black holes and wormholes. Wormholes को yet identify नहीं किया गया है, but black holes have been proved experimentally successfully, and that is one confirmation about general relativity. Also, general relativity predicts about gravitational waves, and 2015 में लाइगो ने gravitational waves भी डिटेक्ट किए थे जो कि दो ब्लैक होल्स की कॉलिजन की वजह से हमारे अर्थ पे आए थे। That is the thing. And general relativity since the more than past 100 years has passed out every test it has ever been to.
So it is really a successful theory of gravity that Einstein had discovered more than a century ago, and still we find the equations to be quite complicated, and still we are trying to understand general relativity more and more. एंड ऑल्सो आई लाइक टू टेल यू कि ऐसा भी कहा जाता है कि जिस टाइम जनरल रिलेटिविटी की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पूरे अर्थ पे, आई से इट अगेन, पूरे अर्थ पे ऑन आवर होल प्लैनेट सिर्फ 3 लोग इस थ्योरी को समझ पाए थे, एंड वन ऑफ देम वाज आइंस्टाइन himself. And that is all about relativity that I really like to describe in this video, and thanks to you always.